अडॉप्शन में दिया जाएगा। मतलब जैसे ही वो पेरेंट्स अडॉप्शन के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं तो जो अथॉरिटी है वो कौन से बच्चों की इन्फॉर्मेशन देती है कि साहब ये हमारे पास विधिक रूप से मुक्त बच्चे हैं, आप इनको अडॉप्शन में ले लीजिए। ठीक है ना, अभी ये थोड़ी देर बाद में इसकी डेफिनेशन में आएंगे। ऐसी घोषणा से बालक के लिए जो 2 वर्ष की आयु तक 2 वर्ष तक की आयु तक के हैं, बालक के पेश किए जाने की तारीख से 2 मास की अवधि के भीतर, और बालक और ऐसे बालकों के लिए जो 2 वर्ष से अधिक आयु के हैं 4 मास के भीतर किए जाएंगे। मतलब क्या है कि साहब बच्चों का रिहेबिलिटेशन करना है, अब वो संस्था तो करेगी नहीं, कैसे किया जाएगा रिहेबिलिटेशन? सोसाइटी में उसको अपन इम्प्लांट करेंगे तभी तो जाएगा ना। सोसाइटी में इम्प्लांट करने के लिए हमारे पास में क्या बात होनी जरूरी है कि साहब उसको फ्री डिक्लेयर किया जाए, किसके लिए? अडॉप्शन के लिए। तो 2 साल से कम बच्चों के लिए जल्दी से, मतलब क्या होता है कि लोग थोड़े छोटे बच्चे को अडॉप्ट करना ज्यादा ठीक समझते हैं कि साहब इसकी परवरिश होगी, इसका जो न्यूट्रिशन होगा वो मेरे हिसाब से मैं इसको अवेलेबल कराऊंगा, तो कल के दिन इतनी मजबूत और इतनी समझदार और जो मैं सिखाना चाहता हूँ उसको ये अपने आचरण में लाएगा, है ना? खत्म 38 खत्म। हाँ बताओ आपका क्वेश्चन वो लिखे लिए। एक बात तो ये, दूसरा उसका बर्थ सर्टिफिकेट क्या हो कि साहब नगर पालिका या नगर परिषद जहाँ कहीं भी रह रहा है उसके हिसाब से जो भी बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। आप लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से बना है? पालिका नगर परिषद में इशू करके दिया होगा। तीसरा एक क्या होता है कि जिस मतलब हॉस्पिटल में मम्मी की डिलीवरी होती है तो उस वक्त हॉस्पिटल एक तारीख स्लिप करके देता है कि साहब इस तारीख को इसको ये बच्चा हुआ है, उस तारीख से भी डिटरमिन किया जा सकता है। और भी कई तरह की अवधारणा है। और कई बार तो क्या होता है कि हमें बच्चों के वेलफेयर में काम करना है, जहां कहीं भी डाउट है कि साहब 18 साल से बड़ा है और लग रहा है कि साहब इसने ऐसा काम जानबूझकर से नहीं किया होगा, तो उसको क्या मान लेंगे अपन? चाइल्ड मान लेंगे। ये किसके फेवर की बात कर रहे हैं? बच्चों के फेवर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो 18 साल से जस्ट बड़ा हो, मतलब 2, 5, 7, 8, 10 महीने तक का बड़ा हो, तो उसको तो वो किसकी तरह ट्रीट कर लेगा? यदि उसके पास में प्रूफ नहीं मिल रहा है तो चाइल्ड की तरह। और प्रोविजन हमें ये बात पे कह रहा है कि साहब इस तरह की बात नहीं हो रही तो ठीक है ऐसा। हाँ, यदि देखते से लग रहा है कि साहब चाइल्ड नहीं है और उसको अपन प्रूफ नहीं कर पा रहे, ऐसा बच्चा लग रहा है कि साहब उम्र से ऐसा लग रहा है, तब तो फिर उसका ट्रायल कैसे हो जाएगी? हीनियस ऑफेंस कर रहा है तो उसके द्वारा चिल्ड्रंस कोर्ट के द्वारा, अदरवाइज बोर्ड के द्वारा हो जाएगा बस। हाँ, एक टेस्ट और भी है जिसको अपन ऑस्टिफिकेशन टेस्ट के नाम से जानते हैं। ऑस्टिफिकेशन टेस्ट क्या होता है? जैसे कि अपन किसी भी पेड़ की या फिर किसी पुराने चट्टान की उम्र निकालते हैं ना, तो कार्बन मैपिंग या कार्बन टेस्टिंग करते हैं। तो उसी तरह से बच्चे के ब्लड का कोई सैंपल या फिर बच्चे की हड्डी का कोई थोड़ा सा सैंपल लेके उसकी एज को डिटरमाइन करने के लिए भेज देते हैं अपन। हल्का सा सैंपल, उससे पता चल जाता है, डीएनए के से पता चल जाएगा कि क्या होगा, कितनी उम्र उसकी नहीं होगी। तो वो आसपास की बताता है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो मतलब ये कहना है कि इस उम्र से या तो 3 महीने ज़्यादा है या इस उम्र से 3 महीने कम है, इतना आसपास बताएगा। तो बोर्ड क्या मान के ट्रायल कर लेगा? चाइल्ड मान के साथ, चलो ठीक है बच्चा है। सेक्शन नंबर 39, पुनर्वास किसे कह रहे हैं भी अपन? पुनर्वास और समाज से मिलाने की प्रक्रिया क्या होगी? जैसे कि सरकार देखेगी 39 के 2 में लिखा हुआ है CCL बच्चों के बारे में। CCL विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को कहाँ भेजेंगे साहब? जिसको मान लो जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है तो संप्रेषण गृह और बोर्ड के आदेश से चाहे तो उसे विशेष गृह, सुरक्षित स्थान, उचित सुविधा तंत्र और किसी भी योग्य व्यक्ति के पास रखकर किया जा सकता है। और इन सब सवालों के जवाब कहाँ दे रखा है कि संप्रेषण गृह क्या है और विशेष गृह क्या है, सुरक्षित स्थान क्या है, उचित सुविधा तंत्र क्या है, उनके सवाल के जवाब दे रखे हैं पीछे 47, 48, 49, 50। देखो एक तो सेक्शन नंबर 43 ओपन शेल्टर, इसके बाद में है सेक्शन नंबर 47 जिसको हम ऑब्जर्वेशन होम करें, 48 स्पेशल होम करें। नाम से पता चल ऑब्जर्वेशन होम का पता चल रहा है कि सब इंक्वायरी चल रही है, उसको ऑब्जर्वेशन में डाल दिया तब तक। स्पेशल होम
कि साहब उसको लग रहा है हमें कि साहब चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है और उसको क्या कर रहे हैं अपन उसको स्पेशल प्रोविजंस मुहैया करवा रहे हैं उसको। सुरक्षित स्थान, चाइल्ड इन नीड इन केयर एंड प्रोटेक्शन है तो उसको फिर अपन प्रोटेक्शन इसमें डालते हैं। चिल्ड्रंस होम, यदि चाइल्ड इन नीड एंड केयर एंड प्रोटेक्शन है और लग रहा है कि साहब अब इसको जब तक कि अपन व्यवस्था करेंगे तब तक कहाँ करेंगे साहब चिल्ड्रंस होम में डाल देना। फिट फैसिलिटी क्या है, उसको समाज में रिहेबिलिट किए जाने के लिए, इससे पहले कि मैं उसको कहीं पर एडॉप्शन में दूँ या फिर कोई सोसाइटी में कोई काम धंधे में लगाऊँ, तब तक के लिए उसको कहाँ डालते हैं अपन फिट फैसिलिटी। या फिर कौन आदमी हो सकता है, योग्य व्यक्ति हो सकता है। ये योग्य व्यक्ति भी कौन होते हैं, जो सरकार से ऑथराइजेशन प्राप्त करते हैं कि साहब हमें इस तरह का काम करते हैं। वो सरकारी संस्था भी हो सकती है, गैर सरकारी संस्था भी हो सकती है, पर सरकार से रजिस्टर्ड हो, एनजीओ हो सकता है, कोई भी तरह की काम हो सकती है। तो ये 4 तरह के आदमी आ गए, 47, 48, 49, 50 और 47, 48, 49, 50, 51, 52। ठीक है, ये तो हो गए अलग अलग ग्रह। केवल इनकी हेडिंग याद रखना, इनका सेक्शन याद रखना है ना, और बस सिर्फ और सिर्फ उसका मोटो के साथ इसमें कौन से बच्चे, इसमें कौन से बच्चे और क्या करते हैं। सीसीएल, सीसीपी और उद्देश्य क्या है, सीसीएल, सीसीपी और उद्देश्य क्या, इतना सा देख लेना। केवल सेक्शन लिख दिया, नाम लिख दिया, कौन सा बच्चा, दोनों, उद्देश्य क्या एक, उसका उद्देश्य क्या। ठीक है। पुनर्वास कैसे किया जा रहा है, 39 के 2 में पुनर्वास हो गया सीसीएल का और 39 के 3 में पुनर्वास हो गया किसका, सीसीपी का। देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता होने वाली। अब सेक्शन नंबर 4 में पुनर्वास करने के लिए जो सब सेक्शन नंबर 4 में बात लिख रखी है वो सीसीएल और सीसीपी दोनों के लिए है, जो फाइनेंशियल एसेट्स की बात करती है कि साहब बच्चा जो 18 साल का पूरा हो गया, अब उसको अपन स्पेशल होम या चिल्ड्रंस होम में नहीं रखेंगे, तब फिर उसके लिए क्या किया जाएगा भाई, जब तक कि वो 21 साल का नहीं हो जाता, फाइनेंशियल एसेट्स दिए जाएंगे उसको, वित्तीय सहायता। ये बहुत के लिए, दोनों के लिए 18 वर्ष के आगे प्राप्त कर लेता है तो फिर उसको अपन कब तक देंगे भाई। 18 वर्ष की उम्र प्राप्त होने के बाद को उसको वहां से बाहर भी तो निकालना पड़ेगा ना, वही थोड़ी देखेंगे। अब निकालो सेक्शन नंबर 46। पश्चात देख रहे आफ्टर केयर है, किसी भी बालक को 18 वर्ष का आयु पूरी होने के बाद देखरेख संस्था को छोड़ने वाले बालक है। अच्छा, आपका सवाल ये 21 वर्ष लिखा है, हमारे भी 18 ही लिखा हुआ है, पर कब तक देंगे उसको, जब तक कि वो 21 की उम्र नहीं प्राप्त करे। आगे 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 और सेक्शन नंबर 39 हो गया। 40 देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक का प्रत्यावर्तन छोड़ देना, मतलब नहीं। इसमें केवल इतना सा देख लेना सेक्शन नंबर 40 में कि ये जो संरक्षण है और जिसको अपन प्रत्यावर्तन दे रहे हैं उसमें कौन कौन आदमी शामिल है। स्पष्टीकरण में माता पिता, दत्तक माता पिता, पोषक माता पिता, संरक्षक और योग्य व्यक्ति। सेक्शन नंबर 41 बाल देखरेख संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण हो जाएगा, कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। केवल इतना सा याद रखना है सेक्शन नंबर 41 में रजिस्ट्रीकरण, बाकी मत पूछना, कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन नहीं आने वाला है, प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद। क्या बयानी से याद रखने की जरूरत है कि यदि किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो फिर कितनी सजा। अब अपन ये वाली सजाएं याद करेंगे तो फिर सीसीएल और सीसीपी के बारे में क्या बात करेंगे, है ना। तो फिर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना। खुला आश्रय ओपन शेल्टर, इसको उसके मकसद से और उसके काम करने के तरीके से याद कर लेना। प्रवर्तकता क्या होता है, स्पॉन्सरशिप क्या होती है भाई, 44 में देखना पोस्टर पे क्या होता है, फोस्टर केयर क्या होती है बताओ। अडॉप्शन से पहले किसी की देख रेख में रखा जाना है, ऐसा माहौल प्रोवाइड करवाया जाना है कि साहब बच्चा अडॉप्शन के लिए हो जाए, देख रेख और संरक्षण के लिए। नाम से याद कर लेना बेटा, पढ़ना मत भले इसको। कुटुंब की योग्यता, राशि संतुलन, देखेंगे पूर्व अनुभव के आधार पर होगा ये। कुटुंब की योग्यता, राशि संतुलन, पूर्व अनुभव के आधार पर होगा।
सेक्शन नंबर 44 का सब सेक्शन नंबर 2 देख लेना केवल कि साहब अपन फोस्टर केयर की फैमिली का चयन किस आधार पर करेंगे। उनका चयन कुटुंब की योग्यता, उसका इंटेंशन, उनकी कैपेसिटी और बालकों को देख रेख करने के पूर्व अनुभव, प्रीवियस एक्सपीरियंस उनका क्या रहा है, उसके आधार पर हम चूज करें। स्पॉन्सरशिप क्या होती है? स्पॉन्सर बाई। स्पॉन्सर बाई का क्या मतलब होता है? अपन क्रिकेट देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट आता है और ये एडवर्टाइजमेंट इज स्पॉन्सर्ड बाय दिस दिस दिस, ऐसा कुछ आता है या उसमें फिर इसका भी पार्ट है फिर इवेंट करवाने में खर्चा हाँ। खर्चा दिया। भाई इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो अपन ये क्लास चला रहे हैं, ठीक है, और मेरे पास में क्लास को मार्केट में लाने के लिए पैसा नहीं है। मैंने आप लोगों से कहा कि यार आप एक सोसाइटी बना दो और करीब 2 लाख रुपए का मेरे लिए इन्वेस्टमेंट कर दो, उससे जो पैसा आएगा वो अपन सभी लोग मिलकर खाएंगे। तो आप सभी लोग मेरे उस चैनल को क्या कर रहे हो? स्पॉन्सर्ड कर रहे हो, है ना। तो स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है मतलब बैकग्राउंड एफर्ट्स हो गया, या फिर मतलब इकोनॉमिकल एफर्ट्स हो गए, या फिर मजबूती से पकड़ के रखना, या संरक्षक के द्वारा अपने हाथ में रखना। तो ये क्या करेगा साहब? राज्य सरकार इसी तरह के काम कर सकता है। उत्तरदायी आदमी कौन है उनके लिए डिफाइन कर सकता है। प्रवर्तक के मापदंडों के लिए निम्नलिखित होंगे कि साहब उसके जो CCL और CCP के आधार पर होगा, जहाँ माता विधवा या विच्छिन्न विवाह स्त्री या कुटुंब के द्वारा परित्यक्त है, मतलब उसकी माता क्या थी? विधवा थी, विच्छिन्न विवाह स्त्री थी। जहाँ बालक अनाथ है और विस्तारित कुटुंब के साथ में, जहाँ माता पिता जीवन के लिए संकट में रोग से पीड़ित हैं, उनके लिए भी स्पॉन्सरशिप ले सकती है गवर्नमेंट। जहाँ माता पिता दुर्घटना के कारण अशक्त हो गए, किन के लिए कौन ले रहे हैं? गवर्नमेंट ले रही है, या फिर कोई एक ऐसी संस्था ले रही है जिनके पास में ऐसे ऐसे बच्चे उनसे स्पॉन्सर्ड करवाया जा रहा है। कर लोगे, कोई खास थीम सवाल नहीं है। 45 के बाद में आगे सेक्शन नंबर 46 जो अभी भी पढ़ा है, क्या कह रहे हैं? 18 वर्ष से बाद में जब अपन उसको छोड़ रहे हैं तो एकदम नहीं कह देंगे कि आज के बाद में तू तेरे हम हमारे फाइनेंशियल एसेट्स किया जाएगा। सेक्शन नंबर 47, 48, 40 देखो सेक्शन नंबर 47 में क्या लिखा हुआ है? 47 के सबसेक्शन नंबर 1 में लाइन 3 की बात कर रहा हूं मैं। उन रख रखाव करेगी जिन्हें इस अधिनियम के अधीन किसी जांच के लंबित रहने के दौरान विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित किसी बालक को अस्थायी रूप से रखना है। मतलब संप्रेषण करे जो ऑब्जर्वेशन होम्स हैं वो किसका ऑब्जर्वेशन कर रही है? CCL इंक्वायरी चल रही है किस पर? CCL पर। तो जब तक कि उसकी इंक्वायरी चल रही है हमने उसे जमानत पर नहीं दिया है, तो फिर कहाँ पर छोड़ेंगे अपन इसको? हो गया 47। नेक्स्ट 48 स्पेशल होम क्या है? राज्य सरकार प्रत्येक जिले में जो विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे बालकों के पुनर्वास के लिए अपेक्षित है जिनके बारे में ये पाया गया है कि उन्होंने अपराध किया है। नाम से ही पता चल रहा था स्पेशल होम। नेक्स्ट सुरक्षित स्थान। क्या कहा है सुरक्षित स्थान में? पढ़ो एक बार। एक सुरक्षित स्थान क्या कह रहा है साहब? Heinous offense। हाँ, दोनों बातें हैं। रजिस्ट्रिक्ट कम से कम एक सुरक्षित स्थान जिसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को, या 16 से 18 वर्ष के जिसको भी हीनेस ऑफेंस में गया, सुरक्षित स्थान। बाल गृह पुनर्वास के लिए देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को रखने के लिए, है ना। किसके लिए बाल गृह? CCP। राज्य, अच्छा मैं सबसेक्शन 2 पढ़ रहा हूँ। राज्य सरकार किसी बाल गृह को विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए, अब ये विशेष आवश्यकता वाले बालक कौन है भाई? ये तो स्पेशल नीड्स होगी। एक तो वो क्या था? चाइल्ड इन केयर एंड प्रोटेक्ट, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्ट। ये कौन सा चाइल्ड है? 2 साल से बड़े। भाई ये ऐसा भी हो सकता है कि जो अपाहिज हो बेचारा ना, जो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हैंडीकैप्ड हो, या फिर अपनी याददाश्त भूल गया हो, या फिर मम्मी पापा को खो दिया, वो सदमे में चला गया। तो ये विशेष आवश्यकता वाले उपयोग गृह के रूप में अभिहित कर सकेंगे जो आवश्यकता पर निर्भर किए हुए विशिष्ट सेवाएं प्रदान करेगी। विशिष्ट सेवाएं प्रदान करेगी बाल गृह।
51 क्या कह रहा है? बोर्ड और समिति दोनों किसके लिए दे रही है? पश्चात विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए, जांच के पश्चात। जांच के पश्चात, है ना? स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है इसका, अस्थायी रूप से रखना कि साहब हमें यहाँ पर इसको इसी तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट देना। योग्य व्यक्ति ये जांच है ना, फिट फैसिलिटी की कर रहे हैं ना? किस पे? कवन में? कि सुविधा तंत्र और बालक की देखरेख करने वाले सुविधा तंत्र और संगठन की उपयुक्तता की बाबत सम्यक जांच करने के पश्चात किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किसी बालक का। भाई जांच तो बेटा हर चीज की जाएगी। नहीं मतलब फिट हाँ उसी की, इसी की स्पेशल नहीं, क्या उचित फिट फैसिलिटी की, ठीक है। सेक्शन नंबर 52 फिट पर्सन भी कर लोगे? आगे आ जाओ साहब। सेक्शन नंबर 53 को एक बार थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे, कब? अभी नहीं, घर पे जाके। क्या है कि किस किस तरह की पुनर्वास विशेषताओं को इस्तेमाल, मतलब किन किन टेक्निक्स को यूज किया जाकर पुनर्वास रिहेबिलिट किया जाएगा, है ना? कौशल विकास है, उपजीविका थेरेपी है, मानसिक स्वास्थ्य मददक्षेप है, आमोद प्रमोद क्रियाकलाप है, बातचीत करने का तरीका हो सकता है, और इन सारी तरह की बातें हो जाएगी। 54 मत करना भली, 55 भी मत करना भली। सेक्शन नंबर 56 वापस अपन थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आगे। 56, 57 दो तो अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो सेक्शन नंबर, अच्छा अभी अपन पढ़ रहे हैं ना, 56 और 57 पढ़ रहे हैं, पर एक बार पहले 58 पर आओ। क्या कह रहे हैं? भारत में रहने वाले भावी भारतीय दत्तक माता पिता द्वारा दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया। तो ये कौन सा दत्तक दिया जा रहा है साहब? हिंदुस्तान के बच्चों को ही, हिंदुस्तान के लोगों को ही दत्तक दिया जा रहा है ना, भावी भारतीय दत्तक माता पिता। आगे आए अपन 59, किसी अनाथ परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक के अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया। सेक्शन नंबर 59 भी इंटर कंट्री अडॉप्शन के बारे में बता रही है। सेक्शन नंबर 60 भी इंटर कंट्री रिलेटिव अडॉप्शन के, इंटर कंट्री अडॉप्शन के बारे में बता रही है। पर इन दोनों में फर्क क्या है? सेक्शन नंबर 59 तो है स्पेशल बच्चे वो जो कि ऑर्फन है, एबंडेंट है और सरेंडर है, और सेक्शन नंबर 60 नातेदार के द्वारा, और ये किसी भी तरह के बालक से है जो कि ऑर्फन, सरेंडर्ड और एबंडेंट नहीं है ना, उसके बारे में प्रोविजन अपन 59 में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो 59 के बाद में 60 हो गया, और उसके बाद में सेक्शन नंबर 63। अब हम आ रहे हैं वापस सेक्शन नंबर 56 पे। दत्तक ग्रहण क्या कहता है सर? देखो आपको पता है दत्तक ग्रहण के नियम अपन लोग कहाँ पढ़ते हैं? वैसे आज तक अपन ने कहाँ पढ़े? हिंदू लॉ, है ना? हिंदू माइनॉरिटी एंड, नहीं सॉरी, हिंदू गार्जियनशिप एंड अडॉप्शन एक्ट, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, ठीक है। क्या क्या पढ़ते हैं अपन? कब कब बच्चा वो कोई भी हिंदू अडॉप्शन में ले रहा है? अडॉप्शन कोर्स में ले रहे हैं। हाँ, कौन आदमी कब ले सकता है? यदि कोई पुरुष किसी महिला को ले रहा है या फिर कोई महिला किसी पुरुष को ले रही है तो बीच में 21 वर्ष का डिफरेंस होना चाहिए कम से कम। ये नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेटेड, इतना आसान सवाल पूछ लेते हैं। और क्या है कि साहब एक पति है जिसके एक नहीं, 2 या 2 से अधिक पत्नियां हैं, तो उसमें पहली पत्नी ऐसे अडॉप्शन की स्थिति में क्या समझी जाएगी और बाकी की पत्नियां ऐसी अडॉप्शन की स्थिति में क्या समझी जाएगी? मतलब पहली तो हो जाएगी दत्तक माता और बाकी सब की सब हो जाएगी उसकी सौतेली माता, है ना? ऐसा कुछ लिखा हुआ, मतलब एकदम कंफर्म नहीं है, इसी तरह की बात लिखी हुई है। और क्या लिखा हुआ है वहां पर? क्या कोई सिंगल माता या फिर सिंगल पुरुष का बच्चों को कर सकता है या कोई सिंगल पुरुष कर सकता है? तो इसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन दे रखे हैं। सेक्शन नंबर 56 क्या कह रहा है? 56 का 3, इस अधिनियम की कोई बात हिंदू दत्तक या भरण पोषण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किए गए बालक के दत्तक ग्रहणों पर लागू नहीं।
हाँ, अब इसमें हम मतलब कोई भी ले सकता है, किसी भी तरह की बात की जा सकती है। नहीं, मैं कह रही हूँ एक्ट ये वाला हिंदू अडॉप्शन है। अच्छा, ये क्या नाम है साहब? हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम में नाम है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ठीक है, तो इसकी कोई भी बात लागू नहीं होगी। फर्स्ट पॉइंट पर आ गए अपन। अधिनियम उपबंधों के अधीन बनाए गए नियमों तथा प्राधिकरणों के द्वारा। प्राधिकरण क्या है? अथॉरिटी है, और उस अथॉरिटी का नाम है कारा या सारा। अच्छा, कारा या सारा का प्रोविजन कहीं इस एक्ट में दे रखा है क्या? 68 और 69 आ जाओ, सेक्शन नंबर 67 और सेक्शन नंबर 68। सारा, 68 कारा। स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, अरे वो क्या है भाई? वो अथॉरिटी क्या है? ये अथॉरिटी तो एजेंसी है, अथॉरिटी। हाँ, पर सेक्शन नंबर 56 में एजेंसी के द्वारा जिन नियम को माना जा रहा है, रूल्स को माना जा रहा है, वो कौन से रूल्स है? प्राधिकरण। देखो, सारा का मतलब इसके फुल फॉर्म देखो, थोड़ा सा दिमाग में है ना। जैसे कि अभी भी अपन ने सेक्शन 67 पढ़ा, 67 की इंग्लिश में लिखने का है स्टेट। देखो क्या लिखा हुआ, पढ़ के बताओ 67 की इंग्लिश। 67 की हाँ, क्या लिखे हुए? स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी। हाँ, तो ये हो गई स्टेट गवर्नमेंट। नहीं, इतना बहुत है। ये जो स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी है ना, इसके चारों अक्षर ले लो, पहले वाले SARA, ये तो हो गई सारा। समझ गए? और नीचे क्या है 68 में? बोल के बताओ। सेंट्रल। हाँ, अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। पढ़ो एक बार, क्या लिखा हुआ? हाँ, अडॉप्शन रिसोर्स रिसोर्स के बाद में क्या लिखा? अकॉर्डिंग नहीं लिखा हुआ, अथॉरिटी। तो इसका मतलब हो गया CARA, ये तो होगी कारा, और वो हो गया SARA। तो अडॉप्शन से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन कौन बना रहा है? अथॉरिटी बना रही है। और वो अथॉरिटी के रूल्स रेगुलेशन किस पर जा रहे हैं? SAA पर। SAA क्या है? स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी। वो स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी इन अथॉरिटी के अंडर में काम कर रही है, अथॉरिटी के द्वारा बने हुए रूल्स को एनफोर्समेंट में लाने का काम कर रही है। दो मतलब ये तो सारा मतलब क्या राज्य सरकार का स्टेट की अडॉप्शन से रिलेटेड काम करने वाली कार्यवाही है। मतलब ये कारा का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का ये जो एक्ट है बेटा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिनियम है या स्टेट गवर्नमेंट का है? मतलब राज्य सरकार ने पारित किया या केंद्र सरकार ने पारित किया? ये अधिनियम ये राज्य सरकार ने पारित नहीं किया, ये केंद्र सरकार ने पारित किया। किसने किया? केंद्र सरकार ने। अच्छा नैना, इस बात को बताओ मुझे कि इस विषय पर केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी। 3 हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनके जो प्रोविजंस है वो वहां तक ही लागू रहेंगे, इस पर नहीं। अंतरदेशीय दत्तकरण केवल इस अधिनियम के उपबंधों और प्राधिकरण के द्वारा विरचित दत्तकरण के नियम के अनुसार ही लागू होंगे। और अंतिम बिंदु 5 देना, एक बार पढ़ो तो जरा। सेक्शन नंबर 56 का 5 चल रहा है। Any person who takes or sends a child to a foreign country or takes part in any arrangement for transferring the care and custody of the child to another person in a foreign country without a valid order from the shall be punishable as per the provisions of section 80. अब मुझे बताओ कौन सी कोर्ट का ऑर्डर है? विदाउट कौन सी कोर्ट का ऑर्डर?
स्टेट गवर्नमेंट की वो कौन सी कोर्ट है जो ये आदेश देती है? चिल्ड्रन कोर्ट तो चिल्ड्रन कोर्ट अडॉप्शन से रिलेटेड बात नहीं करेगी। हाँ, नलिनी नीतू ने क्या लिखा? ये अमेंडमेंट हो चुका है 2021 के अमेंडमेंट से डीएम को बहुत बड़ी लिखा हुआ है ये रिस्पांसिबिलिटी। डीएम पास में हाँ, तो ये पुराने बैक है ना, ये इसलिए नुकसानदायक हो सकता है। ओके सर। हाँ, तो यदि कोई आदमी डीएम के मजिस्ट्रेट के बिना यदि इस तरह का काम कर रहा है तो वो दंड का भागी होगा, और ऐसे दंड का प्रोविजन सेक्शन नंबर 80 में है। कि साहब किसी ने भी डीएम साहब के आदेश के बिना यदि किसी बच्चे की कस्टडी को ट्रांसफर कर दिया एक देश से दूसरे देश में, या फिर उसको अनऑथराइज पर्सन को, तो ध्यान रखना साहब, पापड़ वेल दिए जाएंगे। देखो सेक्शन नंबर 80 में क्या है पेनल्टी? विहित प्रक्रियाओं का अनुसरण किए बिना दत्तक ग्रहण करने के लिए दंडित उपाय 1 लाख रुपए जुर्माना, 3 वर्ष तक की सजा। तो वो मिनिमम 1 लाख है या क्या है? 1 लाख तक 1 लाख तक का है क्या? नहीं, 1 लाख रुपए के हाँ। जुर्माने से और 3 वर्ष तक या दोनों से 1 लाख रुपए तो देंगे। 3 वर्ष तक है। दत्तक ग्रहण हो गया। दत्तक ग्रहण पर रेस्ट्रिक्शन है कि बिना डीएम साहब के आदेश के किसी की कस्टडी को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। सेक्शन 57 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन नंबर 57 का पहला, तीसरा और चौथा, अच्छा मतलब सेक्शन नंबर 57 पूरा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, चाहे प्रीलिम्स ले लो चाहे मेंस ले लो। भावी दत्तक माता पिता कौन है साहब? जनक। भावी क्यों कहने अपन शब्द यहाँ पे? अभी तक हुए नहीं है, होने वाले हैं। बालक को अच्छा पालन पोषण प्रदान करने के लिए, उसका दत्तक ग्रहण करने के लिए शारीरिक रूप से योग्य, एक तो क्या होने चाहिए? फिजिकली फिट, फाइनेंशियली साउंड, मेंटली अलर्ट, शब्द आया है मेंटली अलर्ट, है ना, एंड हाईली मोटिवेटेड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड फॉर द प्रोवाइडिंग अ गुड अपब्रिंगिंग्स टू हिम। तो इन 4 चीजों को तो आप ना आपके बैरक के सबसे ऊपर ही ऊपर मतलब पहले पेज पर ही लिख ही लो। दत्तक की पात्रता जिन पेरेंट्स की होनी चाहिए क्या क्या है? शारीरिक रूप से योग्य, वित्तीय रूप से सुदृढ़, मानसिक रूप से सचेत और अत्यंत प्रेरित, फिजिकली फिट, फाइनेंशियली साउंड, मेंटली अलर्ट एंड हाईली मोटिवेटेड। PFFSMAHM। चले आगे। 2 दंपति की दशा में मतलब मान लो हस्बैंड वाइफ है और वो किसी बच्चे को अडॉप्शन में ले रहे हैं, तो क्या एक की कंसेंट चल जाएगी? साहब दोनों की कंसेंट। तीसरा, एकल मतलब अविवाहित, चाहे जैसे कि अपन सुष्मिता सेन के बारे में ले लें, या विच्छिन्न विवाह, शादी हो गई मगर विवाह रिजोल्व हो गया, व्यक्ति भी मानदंडों को पूरा करने के अधीन रहते हुए मतलब सबसेक्शन 1 के प्रोविजन को पूरा करना पड़ेगा। प्राधिकरण के द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों के उपबंधों के अनुसार दत्तक ग्रहण कर सकता है। तो क्या एकल व्यक्ति या विच्छिन्न विवाह भी कर सकता है? मगर एक ऐसा व्यक्ति जो कि एकल है, क्या है? कोई एकल पुरुष किसी बालिका के दत्तक ग्रहण के लिए पात्र नहीं। अच्छा, फिर सवाल आएगा कि कोई पुरुष जो कि डाइवोर्स्ड है, या तो उसकी पत्नी ने उसको तलाक दे दिया या उसकी पत्नी ने उससे तलाक ले लिया, तो क्या वो पुरुष किसी महिला का अडॉप्शन कर सकता है? नहीं कर सकता। भाई ये तो कह रहा है विच्छिन्न विवाह व्यक्ति तो कर सकता है। उसमें वो तलाक नहीं देना, माना कर देना एकल पुरुष, उसमें भी तो लिखा है कोई एकल या विच्छिन्न दोनों। भाई एकल तो कौन है? जिसकी अभी शादी नहीं हुई, जिसकी भी शादी नहीं हुई, अकेले ही रह रहा है। और विच्छिन्न का मतलब क्या है? जिसकी शादी हुई है और अकेला रह रहा है।
तो यदि जिसकी शादी हुई है अकेला रह रहा है उसको भी यदि से मना करना होता तो लिखता कोई एकल और विच्छिन्न विवाह पुरुष किसी बालिका का तो दत्तक इसने ले। आगे कल क्लियर कराया ना कि सारे मानदंड पूरे करके जो प्राधिकरण और दत्तक ग्रहण के विनियम बने हुए तो विनियम में तो ये लिख देना कि पुरुष दत्तक ग्रहण के लिए एकल पुरुष है तो वो दत्तक ग्रहण के लिए पात्र नहीं है। 4 में या 5th में 4 में Fifth में। तो ये नियम ही है ना तो नियम फुलफिल नहीं हो रहा है। एक क्वेश्चन लिखा था, हाँ क्या क्वेश्चन था? ये था कि सिंगल मैन जो है वो गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो सिंगल मैन तो नहीं कर सकते यहाँ पे लिख दिया पर सब हिंदू दूसरा लोग किसी और- डिवोर्स हो गया उसका और डाइवोर्स मेल मेरे बाद में वो सिंगल पर्सन ही रहेगा ना, वो रहेगा तो अकेले, उसके साथ उसकी लोग ही तो है नहीं। तो इस पेज के सबके ऊपर ऊपर सवाल लिखो, एक विवाह विच्छेद पुरुष, हालांकि एकल पुरुष के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, केवल वो बालिका को नहीं ले सकता है, हाँ, बालक को तो ले सकेगा, एकल पुरुष नहीं, मतलब एक विवाह विच्छिन्न पुरुष किसी बालिका का अडॉप्शन कर सकता है क्या? तो इसका आंसर अपन बाद में देखेंगे, है ना। अभी आ जाओ 5 क्वेश्चन अपना बकाया रह रहा है, उस पर विचार विमर्श करने के बाद में आंसर करेंगे। तो एक देखा हमने अभी सभी सेक्शन नंबर 56 और एक देखा सेक्शन नंबर 57 बहुत इंपॉर्टेंट है। 58 भारत में रहने वाले भावी भारतीय दत्तक माता पिता के द्वारा दत्तक ग्रहण करने की प्रक्रिया, प्रोसीजर है क्या है? कोई आदमी जिसको किसी बच्चे को अडॉप्शन में लेना है तो वो किसको करेगा एप्लीकेशन? SAA को, जिसका नाम है स्पेसिफाइड अडॉप्शन एजेंसी। वो स्पेसिफाइड अडॉप्शन एजेंसी पहले सेक्शन नंबर 56 के क्राइटेरिया को नहीं, सेक्शन नंबर 57 के क्राइटेरिया को देखेगा कि वास्तव में फाइनेंशियली फिट नहीं, सॉरी फिजिकली फिट, फाइनेंशियली साउंड, मेंटली अलर्ट और हाईली मोटिवेटेड आदमी है या नहीं है। यदि ये है तो फिर उस बच्चे से संबंधित जो रिपोर्ट है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट और उसकी ये कुछ भी जरूरत के लिए चाहिए, उस रिपोर्ट को उसे फॉरवर्ड करेगा। और वो माता पिता यदि ऐसे बच्चे को अडॉप्शन में लेने के लिए तैयार है तब फिर अब ये SAA किसके पास में जाएगा? DM साहब के पास। और क्या कहेगा कि साहब अब आप एक, अच्छा ये जो SAA जिन बच्चे हैं अडॉप्शन में लिए जाने के लिए, वो बच्चे कौन होंगे? CCP नहीं, CCP भी हो सकता है और वो CCL भी हो सकता है, उसका कोई वो नहीं है। 18 साल से ज्यादा का उम्र का बच्चा है, CCL है और उसको अडॉप्शन में लेना चाहता है तो ले सकता है, मना नहीं, कोई भी बच्चे को लिया जा सकता है। अब सवाल मेरा ये है कि इस बच्चे को क्या डिक्लेयर कर दिया गया है तो उसको अपन चाइल्ड में लेंगे, अडॉप्शन के लिए फ्री है, मतलब अडॉप्शन के लिए फ्री। तो यही तो जवाब था कि साहब कोई भी कमेटी किसी भी बच्चे को अडॉप्शन के लिए फ्री कितने समय में कर देगी? 2 महीने में, यदि 2 साल से कम है तो 4 महीने में, यदि 2 साल से ज्यादा है तो। और 2 साल से ज्यादा क्या CCP या CCL होना जरूरी है? वो कोई भी हो सकता, बालक है ना। हाँ नहीं, वो जवाब ये है कि जब 2 साल से ज्यादा के बच्चे को लिए ये फ्री डिक्लेयर किया जा रहा है तो वो चाहे CCL हो या CCP हो। हालांकि 7 साल से कम वाला CCL तो हो ही गई है बेचारा। हाँ अब आगे आ रहे हैं वापस, क्या हुआ है, उसने अप्लाई किया है और उन्होंने उसने कौन से बच्चों के लिए बात बताइए जो कि फ्री डिक्लेयर कर रखा है। अब जिनको फ्री डिक्लेयर कर रखा है उसने यस कहा तो ये DM को अप्लाई करेगा। DM क्या कर देगा? एक अडॉप्शन सर्टिफिकेट इशू कर देगा। तो पढ़ो जना प्रक्रिया जन्म। भारत में रहने वाले भारतीय दत्तक माता पिता द्वारा दत्तक लेने की प्रक्रिया। भारत में रहने वाले भावी भारतीय दत्तक माता पिता अपने धर्म को विचार में लाए बिना यदि किसी अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्थित बालक को दत्तक में लेने के लिए इच्छुक हैं तो वे उसके लिए प्राधिकरण। कौन सा बालक है? अनाथ, परित्यक्त, अभ्यर्थित। तो उसके लिए प्राधिकरण द्वारा विकसित दत्तक ग्रहण के नियमों में यथा उपबंधित रीति में किसी विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के समक्ष आवेदन कर सकेंगे।
ठीक है, रूल्स कौन बना रहा है? अथॉरिटी। अप्लाई कहाँ किया जा रहा है? अनाज के डेफिनेशन आगे चलो। विशिष्ट दत्तक ग्रहण अधिकरण भावी दत्तक माता पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करेगा। ये कौन सी गृह अध्ययन रिपोर्ट है? माता पिता की अभी सेक्शन नंबर 57 के 1 में पढ़ी जाए। उनको पात्र पाए जाने पर दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किसी बालक को बालक की बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा रिपोर्ट से सुनो, ये जो 2 रिपोर्टें हैं, बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा रिपोर्ट, इन दोनों को इंग्लिश में क्या कहना है साहब अपन? चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट और मेडिकल चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट एंड मेडिकल रिपोर्ट कौन दे रहा है? एजेंसी। किसको दे रही है? पेरेंट्स को। पेरेंट्स की रिपोर्ट पर, मतलब उनके कसौटियों पर खरा उतरने के बाद में चिकित्सा रिपोर्ट सहित प्राधिकरण द्वारा विकसित दत्तक ग्रहण विधियों में यथोपंथित रीति में उनके पास भेज देगा। अध्ययन, बाल अध्ययन रिपोर्ट हो गई और उसकी चिकित्सा मेडिकल रिपोर्ट। नेक्स्ट नलिनी पढ़ो तो बेटा। भावी दत्तक माता पिता से ऐसे माता पिता द्वारा हस्ताक्षरित बालक की बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा रिपोर्ट सहित बालक के प्रतिग्रहण पत्र की प्राप्ति पर विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण बालक को पूर्व दत्तक ग्रहण पोषण देखरेख में देगा। ये कौन है? पूर्व दत्तक ग्रहण पोषक देखरेख। ये फोस्टर केयर। कौन भेज रहा है बालक को? SAA SAA। किसके साइन डॉक्यूमेंट पर? माता पिता ने कौन से डॉक्यूमेंट पर साइन किया है? प्रतिग्रहण कर रहा है बच्चों। प्रतिग्रहण कर रहा है, और ऐसी रिपोर्ट्स पर जो कि मेडिकल रिपोर्ट और इन्फर हो गई है, ठीक है ना? हस्ताक्षरित बाल की बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा रिपोर्ट सहित किसको भेज रहा है? देखो, भावी दत्तक माता पिता से ऐसे माता पिता के द्वारा हस्ताक्षरित बालक की बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा रिपोर्ट सहित बालक के प्रतिग्रहण पत्र की प्राप्ति। एक तो रिपोर्ट जो चाइल्ड की थी, एक रिपोर्ट चाइल्ड की मेडिकल की थी, एक रिपोर्ट जो कि मम्मी पापा ने कंसेंट के लिए दी है ना। इन 3 चीजों की प्राप्ति पर SAA अभिकरण जो है बालक को पूर्व दत्तक ग्रहण पोषरेख में देगा और दत्तक ग्रहण आदेश अभिप्राप्त करने के लिए प्राधिकरण के द्वारा विरचित दत्तक ग्रहणों के नियमों के उल्लंघन में कहां पर आवेदन करेगा? जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष। DM साहब में कौन शामिल है? अपर जिला मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट पढ़ो नलिनी। जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति पर विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों से तुरंत भावी दत्तक माता पिता के पास भेजेगा। जैसे ही अडॉप्शन डीड आ जाती है, मतलब अडॉप्शन सर्टिफिकेट डिक्लेयर कर देता है, भेज दिया। नेक्स्ट, दत्तक कुटुंब में बालक की प्रगति और कल्याण का प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों में यथा उपबंधित रीति में अनुपरीक्षण और अभिनिश्चय किया जाएगा। क्या कहा कि साहब ऐसा नहीं है कि साहब अडॉप्शन दे दिया और उसके बाद में साहब आज के बाद में तेरा है, तुम्हारा काम, हम हमारा काम करें। नहीं, पीरियडिकली उसको चेक किया जाएगा कि बच्चे को कहीं पर मतलब शोषण तो नहीं किया जा रहा, उसका हरासमेंट तो नहीं हो रहा है, ऐसे इस तरह की चीज। सर यहाँ पे ये नहीं बता रखा है ना उसको पोषण देख रेख में कितने टाइम के लिए भेज रहा है। हाँ, और ये मतलब आगे इसने वापस ही बोल दिया कि जब जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश पारित कर दिया तो उसको भावी माता पिता के पास में भेज रहा है। ठीक है, कहाँ से भेज देगा? पोषण देख रेख से, पोस्टर से। हाँ, टाइम क्लियर नहीं। चलो आगे चलिए 59 में। अनाथ परित्यक्त मतलब ऑर्फन, एबेंडेड एंड सरेंडर चाइल्ड के अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया। अब अच्छा, मुझे थोड़ा सा यूं ही बता दो कि कोई आदमी जो विदेश में रह रहा है या फिर कोई आदमी जो भारतीय मूल का है, जो नहीं विदेश मतलब NRI है, भारत में रह रहा है, वो भी कौन है? विदेशी मूल का, मतलब भारतीय मूल का हो गया, विदेश में रहने वाला हो गया, या कोई आना जाना करता है, अमूमन वहीं पर ही रहता है। तो ऐसे आदमी को, ऐसे किसी बच्चे को जो कि सरेंडर्ड है, एबेंडेड है और अनाथ है, उसको एडॉप्शन में लेना है, तो वो किसको करेगा साहब? या तो फॉरेन की किसी ऐसी अथॉरिटी को, एम्बेसी को कर सकता है, अथॉरिटी को कर सकता है जो कि भारत से लिंक कर सके, इंटरकनेक्शन कर सके, या फिर किसको कर सकता है? वो सीधा कारा को कर सकता है कि सर इस तरह की बात है। फिर कारा उसको क्या करेगी? वेरीफाई करेगी, उसकी रिपोर्टें वगैरह ले लेगी, फिर ऐसी तरह की चीज करके वो किसको भेज देगी? SAA को। SAA किसको भेज देगा? एक रिपोर्ट जो किसकी? बच्चे के संबंध में है। मेडिकल रिपोर्ट किसको भेज देगा? अथॉरिटी को। अथॉरिटी किसको भेज देगी? पेरेंट्स को। यदि वो यस कर देते हैं तो वापस ये DM को, और DM के होल्डर के साथ उसको भेज देना है। क्लियर?
क्या हुआ? पर यहाँ के ओरिजिन का होगा तो करेगा। देश विशेष की कोई स्पेशल बात उसको लिंक क्लिक कर जाती है कि यार मेरे को तो मतलब इसी परिवेश का या फिर इसी वातावरण का आदमी चाहिए। तो अमूमन चाहे तो वो तो बच्चों के वेलफेयर में भी हो सकता है, चाहे इस तरह की मेंटेलिटी से अटैच कोई भी व्यक्ति भी हो सकता है, ले तो सकता है। कभी-कभी दया भी आ जाती होगी ना, अरे यार ऐसे कई तरह के होम्स चलते भी हैं जिनको कि मतलब हर अलग अलग देशों से बच्चों को जो इस तरह से प्रताड़ित है तो उनको ऐसे अडॉप्शन दिए जाते हैं। मतलब प्रताड़ित का मतलब हो गया चाइल्ड इन नीड एंड केयर एंड प्रोटेक्शन। क्या कह रहे हैं एक बार यश सेक्शन नंबर 59 पढ़ के बताओ तो। हाँ किसी अज्ञान किसी अनाथ व परित्यक्त या अव्यवहित बालक के अंतर्देशीय व दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया। किसी यदि कोई अनाथ या परित्यक्त या अव्यवहित बालक को उस तारीख से जब उसे दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किया गया है 60 दिन के भीतर विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिग्रहण और राज्य अभिग्रहण के संयुक्त प्रयासों के बावजूद किसी भारतीय या अनिवासी भारतीय भावी दत्तक माता पिता के साथ नहीं रखा जा सकता, तो ऐसा बालक अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए मुक्त होगा। क्या कहा इसने? सबसे पहले तो वो कंडीशन बताओ जब बच्चे को अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए मुक्त किया जाता है। 60 डेज में अगर किसी इंडियन या फिर अनिवासी भारतीय ने तो नहीं इंडिया का अडॉप्ट नहीं किया तब फिर अब वो किसके लिए फ्री हो जाएगा? फॉरेन कंट्रीज के लिए अडॉप्शन दिए जाने के लिए। अच्छा, इंडिया में अडॉप्शन में किए जाने के लिए कितने समय के भीतर वो फ्री करेगा? 2 साल का है तो 2 महीने, 2 साल तक का है तो 2 महीने के अंदर, और 2 साल से ज्यादा है तो 4 महीने के अंदर फ्री हो गया। ऐसे फ्री होने के 60 दिन के बाद में भी हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने उसे अडॉप्ट नहीं किया तो 60 दिन के बाद अब अपन उसको क्या कर देंगे? अंतर्देशीय अडॉप्शन दत्तक ग्रहण के लिए हो गई बात। यश बेटा थोड़ा पढ़ने की प्रैक्टिस करें, शब्द बराबर प्रॉपर आ नहीं रहे हैं। पहले आपके वीडियोस आ रहे थे। अरे तो मानसिक निश्चितता से ग्रस्त बालकों से और 5 वर्ष से अधिक आयु के बालकों को अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए दत्तक ग्रहण के उन विनियमों के अनुसार जो प्राधिकरण द्वारा अन्य बालकों पर अधिमान दिया जा सकेगा। क्या कह रहे हैं? मानसिक निश्चितता से ग्रस्त बालक, सहोदर और 5 वर्ष से अधिक आयु के बालकों को, बाकी के बालकों पर क्या दिया जाएगा? अधिमान दिया जाएगा। मतलब ये क्यों कहना चाह रहे हैं कि हम फॉरेन कंट्री में किसी बच्चे को यदि अडॉप्शन में देंगे किसी फॉरेन पेरेंट्स को, तो एक लगभग उम्र तय कर रखी है हमने, वो कितने उम्र से ज्यादा की होगी? 5 वर्ष से ज्यादा की। अच्छा, इसने 5 वर्ष से कम वालों को मना नहीं किया, 5 वर्ष से ज्यादा वाले प्रिवेल करेंगे इस तरह के उसमें अडॉप्शन। तो इसमें लिखा है सहोदर, सिबलिंग्स। हाँ, क्या मतलब है साहब? सिबलिंग कौन है? भाई भाई बहन, बहन। तो उनको भी अधिमान दिया प्रिवेल दिया जाएगा कि साहब कोशिश करें कि साहब ये दोनों भाई बहन एक साथ में रहे। आगे किसी पात्र अनिवासी भारतीय या भारत के विदेशी नागरिक भारतीय मूल व्यक्तियों को भारतीय बालकों के अंतर्देशीय ग्रहण में पूर्विकता दी जाएगी। किसको देंगे साहब? अंतर्देशीय उसमें किसको पूर्विकता देंगे साहब? जो पात्र अनिवासी भारतीय है, भारत के विदेशी नागरिक है या भारतीय मूल के व्यक्ति है। जैसे ये भी ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऋषि सुनक। वो कौन है? इंडियन ओरिजिन का है। नारायण सुनीता विलियम्स जो इंडियन ओरिजिन कहाँ रही थी? स्पेस में गया। स्पेस लंदन से है। नहीं, अमेरिकन है। अमेरिकन सुनीता विलियम 180 दिन से ज्यादा रहने वाली महिला जो कि भारतीय मूल की थी। यदि ये लोग अडॉप्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो इनको प्रिवेल किया जाएगा, कोई खास बात नहीं है। अब वो आवेदन कहाँ करेगा साहब? ऐसे भारतीय या फिर ये लोग या तो विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण में, या केंद्रीय प्राधिकरण, या अभ्यासिक निवास के उनके देश से संबंधित सरकारी विभाग को प्राधिकरण द्वारा दत्तक ग्रहण विनियमों के द्वारा उपबंधित रीति से आवेदन कर सकेगा। हो जाएगा, कोई खास बात नहीं, इसमें इतना मत पूछना।
और फिर ऐसा प्राधिकरण क्या कर रहा है, उसकी गृह अध्ययन रिपोर्ट बना रहा है, सेम वही प्रोसेस आ जाएगा। 5 में आ जाओ, भावी दत्तक ग्रहण आवेदन की प्राप्ति पर प्राधिकरण के द्वारा उसकी परीक्षा करेगा साहब, ग्रहण अभिकरण को निर्दिष्ट कर सकेगा। 6 में आगे हस्ताक्षरित बाल अध्ययन और चिकित्सा रिपोर्ट वापस कर देंगे, सेम वही प्रोसीजर चल रहा है। 7 में किसके समक्ष आवेदन किया गया फाइल, जिला मजिस्ट्रेट के सामने। 8 में क्या लिख रखा है कि जैसे ही वो आता है तो फिर किसके लिए भेज दिया जाएगा, पासपोर्ट अभिप्राप्त करने के लिए, कि साहब बच्चे को तो भेज देना तो पड़ेगा बेचारे को। बच्चे को नहीं भेज रहे। हाँ बच्चे को भेजेंगे ना अपन वापस उस कंट्री में। 8 में क्या कह रहा हूँ, बालक के लिए पासपोर्ट, बालक के लिए पासपोर्ट। ये तो अभी तो प्रति भेज रहा है, सिर्फ अभी बालक को नहीं भेज रहा। राज्य मैं वही तो करूँ, वो पासपोर्ट अभिप्राप्त करने के लिए कॉपी भेज रहा है, अभी बालक को नहीं भेज रहा। प्राधिकरण भारतीय प्रवासी प्राधिकरण और बालक को लेने के लिए देश दत्तकग्रहण को सूचना दे देगा। 9 हो गया, भावी दत्तकग्रहण पिता को पासपोर्ट और वीजा जारी होते ही विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण से बालक को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करेंगे। जैसे ही बच्चे का वीजा प्राप्त हुआ वो प्राप्त कर लेंगे। खत्म। साठ पर ज्यादा जोर मत देना। 61 दत्तक ग्रहण कार्यवाही के निपटान के लिए प्रक्रिया हो जाएगी, कोई खास नहीं। सेक्शन नंबर 63 दत्तक ग्रहण का प्रभाव क्या होगा साहब, उस तारीख से जिसको दत्तक ग्रहण का आदेश प्रभावी होता है, निर्वसीयता सहित सभी प्रयोजनों के लिए ऐसा बालक जिससे संबंध में जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा कोई दत्तक ग्रहण आदेश जारी किया गया है, दत्तक माता पिता का बालक हो जाएगा। और दत्तक माता पिता बालक के इस प्रकार माता पिता हो जाएंगे मानो दत्तक माता पिता ने बालक को पैदा किया है, और उस तारीख से ही बालक या बालिका के जन्म के कुटुंब से बालक या बालिका के सभी संबंध समाप्त हो जाएंगे, और उसके स्थान पर दत्तक ग्रहण आदेश के द्वारा सृजित दत्तक कुटुंब में प्रतिस्थापित हो जाएगा। वो सेम वही बात है जो सेक्शन नंबर 18 में पढ़ते हैं हम लोग। उसमें ऐसी कोई भी संपत्ति जो उस तारीख के ठीक पूर्व जिसको दत्तक ग्रहण आदेश प्रभावी होता है, दत्तक बालक में निहित हो गई, उस संपत्ति के स्वामित्व से संलग्न बाध्यताओं सहित जिसके अंतर्गत जैव कुटुंब में नातेदार का भरण पोषण यदि कोई हो भी, ऐसी बाध्यताओं के अध्ययन मालक के निहित रहेगी। क्या कह रहे हैं साहब, पहले कोई ट्रांजैक्शन कोई एक ऐसा बच्चा है जिनके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी उसमें इन्वेस्ट हो चुकी है, और पेरेंट्स एकाएक ही पेरेंट्स थे, या फिर उनकी एक बच्ची और थी जिसकी शादी करवा दी, और वो पेरेंट्स का ये जो बच्चा था उसको उन्होंने अबेंडेड चाइल्ड दे दिया, या फिर सरेंडर कर दिया कि साहब हम उसकी वो नहीं कर पाएंगे, पर उसके पास में प्रॉपर्टी किसकी है, इन जैविक माता पिता की। ये बच्चा कहाँ चला गया, अडॉप्शन में चला गया। जिस दिन से अडॉप्शन में गया उस दिन से सारे राइट्स वगैरह उसी के हो जाएंगे, बच्चा को उनके जैविक माता पिता ही समझे जाएंगे। मगर एक ऐसी प्रॉपर्टी जो अडॉप्शन के किए जाने के पहले उसमें इन्वेस्ट हुई थी और उससे रिलेटेड लाइबिलिटीज थी, तो उनको वो लाइबिलिटीज को तो फॉलो नहीं, उनको एनफोर्समेंट में लाएगा। यही कह रहा है ऐसी कोई संपत्ति जो उस तारीख से ठीक पूर्व जिसको दत्तक ग्रहण का आदेश प्रभावी होता है, दत्तक बालक में निहित हो गई है, उस संपत्ति के स्वामित्व से संलग्न बाध्यताओं सहित जिनके अंतर्गत जैव कुटुंब के नातेदार का भरण पोषण यदि कोई भी हो, ऐसी बाध्यताओं के अध्ययन बालक में ही निहित रहेगी। ठीक है, समझ लो। कुछ फिर समझाओ इसको एक बार, क्या समझाया अपन? यस को हाँ यस को समझो, या दीपक समझाएगा, दीपक समझाओ। यदि प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है तो भी नहीं रहेगा, संपत्ति पर कोई है लायबिलिटी तो ये प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है। कोई संपत्ति यदि उसके ऊपर है, यदि उन्होंने सरेंडर कर दिया, सरेंडर का मतलब है बच्चे से संबंधित अधिकार हम छोड़ चुके हैं। चले आगे, दत्तक ग्रहण की रिपोर्ट होगी, विशिष्ट दत्तक अभिकरण हो गया। ये हो गया तुम्हारा सेक्शन नंबर 65 में SAA क्या है? सर ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब कि प्रॉपर्टी नहीं मिली, ये सिर्फ इसी के लिए, या फिर जो अडॉप्शन वाला एक्ट है हिंदू वाला, उसमें भी लगेगा? उसमें क्या क्या कहता है पता है आपको? उसमें वो कह रहे हैं कि कोई भी
मतलब पुरुष या फिर हस्बैंड वाइफ किसी लड़की को अडॉप्शन में नहीं ले सकते यदि उसके ऑलरेडी कोई लड़की है, उसके लड़के के लड़की है और उसके लड़के के लड़के के लड़की है, मतलब उसकी बेटी, पोती और दोती। वहां 3 पीढ़ी लड़की में या लड़के में? हाँ लड़की में है या फिर लड़के में होगी। हाँ मतलब मैं बच्चे की बात कर रहा हूँ। कोई भी हस्बैंड वाइफ किसी भी लड़के को नहीं लेंगे 3 पीढ़ी तक है। यदि आपके लड़का है आप लड़के को अडॉप्शन में नहीं ले सकते। आपके यदि लड़का नहीं है पर लड़के का लड़का जीवित है फिर भी नहीं ले सकते। और लड़के के लड़के का लड़का मतलब आपका पोता नहीं पर पोता जीवित है, बेटा और पोता दोनों ही नहीं है तो भी आप अडॉप्शन में नहीं ले सकते हो किसी को। लड़की के बारे में ये बाध्यता मतलब जो रेस्ट्रिक्शन है वो 2 पीढ़ी तक की है। तीसरी पीढ़ी में यदि है या नहीं है तो भी अडॉप्शन लिया जा सकता है। यहाँ ऐसा एक तो ये नहीं है। दूसरा, यदि किसी बच्चे को अडॉप्शन में लिया जाता है वहां पर, मान लो कि साहब एक कोई प्रॉपर्टी है, मतलब क्या नाम है, माता पिता है, उसके 3 बेटे हैं, वो 3 बेटे प्रॉपर्टी के हकदार उसी वक्त से हो गए हैं, या फिर ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी ट्रांसफर कर दी गई है उसके बाद में, मतलब प्रॉपर्टी कौन सी थी, हो सकता है प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड और हो सकता है प्रॉपर्टी सक्सेशन में भी प्राप्त हो, और उस प्रॉपर्टी को उन्होंने क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है और अब ये गया है एडॉप्शन में उसके पास में। तो ऐसे ट्रांजेक्शन जो कि एडॉप्शन के पहले ऑलरेडी टेकन प्लेस में आ चुके हैं, हो चुके हैं, तो अब उस पर ये क्लेम नहीं कर सकेगा। और आपका सवाल क्या था भाई? मेंटेनेंस की, मतलब जो दत्तक में गया है ना वो अपने बायोलॉजिकल जो पेरेंट्स है उसका मेंटेनेंस करना, मतलब उसके ऊपर फाउंडेशन है नहीं है। हाँ, पर जिनके पास में दत्तक में गए हैं, प्रॉपर्टी अगर उसको जा रही है, प्रॉपर्टी पे कोई मेंटेनेंस है तो उसको करना पड़ेगा, तब तो उसको करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड लायबिलिटीज उसको फुलफिल करनी पड़ेगी। यदि उस प्रॉपर्टी को ले रहा है और उस प्रॉपर्टी पर मॉर्गेज चढ़ा हुआ था ऑलरेडी, तो वो उसको करना पड़ेगा। ये आ गया तुम्हारा सेक्शन 65 में, जिसका नाम है SAA, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण। नाम से याद कर लेना केवल। सेक्शन 67 और 68 भी हो चुका है। प्राधिकरण की निर्वाचन समितियां, प्राधिकरण की शक्तियां, इन सबको हटा देना। प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट से करवा सके कि साहब ये संस्था है, इसको सेंट्रल की वो ग्रांट चाहिए, तो सारा क्या काम करेगी, गवर्नमेंट से वो लेगी लेटर और उनको ग्रांट अवेलेबल करवाएंगे। ये सारी की सारी जितनी भी एजेंसी है इन सबको रेगुलेट करने का काम करती है। बस प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट, केंद्रीय सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट पेश करेगी साहब। प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान, संसद के द्वारा नियमित विधि राशि के समेत विनियोग प्राधिकरण को अनुदान के रूप में, इस प्राधिकरण को धन देगा केंद्र सरकार। और ये प्राधिकरण किनको धन देगी, ये जितने भी ऐसे हैं, ये जो भी प्राइवेट संस्थाएं हैं जिनको रजिस्टर करने के लिए जो आधे पैसों पर काम करती है, उन सभी चीजों हो जाएगा। सेक्शन नंबर 9, चैप्टर नंबर 9, बालकों के विरुद्ध अन्य अपराध कल करें, कल खत्म है।